बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हम क्विज की प्रिपरेशन करें कहाँ से, क्योंकि रिपोजिटरी भी है और हमारे पास एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। तो सर हमजा ने ये गाइड किया है कि हम जो है वो अपनी रिपोजिटरी से भी कवर करें स्टेप्स को। यहाँ से जो हमारे पास कोड की एग्जांपल्स हैं, हम उस एग्जांपल्स को, हर एग्जांपल को ट्राई करें, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करें। जब हम चेंजेस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई ये चेंज करने से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है, या हम इसको कोड को इस तरीके से चेंज करें तो क्या रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन हर टॉपिक जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन से भी पूरा कवर करना है, रिपोजिटरी से भी करना है। साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी एसडीके की, उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे ये मेरे खोली भी थी एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन। देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल्स हैं। सर ने ये भी कहा है कि हम इस एग्जाम्पल्स के अंदर से भी क्विज की प्रिपरेशन करें। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सर ने बताया है वो है हमारे पास एक्सेप्शंस। ये रहा, यानी कि एक्सेप्शंस का है एरर। कौन सा मतलब हम, ये देखें एक्सेप्शंस में क्या है कि हमें ये पता लगे कि हमारे कोड में कौन सी मिस्टेक पे कौन सा एरर रेज्ड हो रहा है। तो ये जैसे अभी हमने देखा भी था मैक्स टर्न एक्सीडेड का एरर किस वक्त आता है, तो वो तो हमारी चीज क्लियर हो गई इस तरीके से। ये अलग अलग एरर्स के नेम्स हैं, रन एरर, डिटेल, एजेंट्स, एक्सेप्शंस। तो ये सब सर ने कहा था, ये हम गार्डवेल में कर चुके हैं। ट्रिप वायर ट्रिगर्ड का एरर कब आता है, तो ये बस ये सर ने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देखना है। और बाकी अब हमारे पास टोटल क्या चीजें हो गई, रिपोजिटरी हो गई, एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और उसमें एग्जाम्पल्स हो गई, और एक ये इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे पास तीन चीजें हैं जिससे हमें क्विज की प्रिपरेशन करनी है। आज की क्लास में बेसिकली हम जो है, जो लास्ट फ्राइडे क्लास में सर हमजा ने क्विज प्रिपरेशन के लिए टॉपिक्स कवर करवाए थे, तो हम वो डिस्कस करेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं करी उनकी भी हेल्प हो जाए। तो सर ने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे जिसमें सब लिस्ट है कि हमें क्विज प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो ये वाले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पहले कवर करने हैं। फिर उसके बाद एजेंट्स के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। जैसे लास्ट क्लास में सर ने हमें क्लोनिंग से स्टार्ट करवाया था, आउटपुट टाइप्स और डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस हम पहले कर चुके हैं। मॉडल सेटिंग्स के अंदर से भी कुछ चीजें थी जो सर ने क्लास में डिस्कस की हैं, तो हम वो कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में कवर कर लें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग से। हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि क्लोनिंग है क्या। क्लोनिंग जो है वो एक एजेंट्स का डुप्लीकेट बनाना है। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी एक चीज बनी हुई है तो हम अपना काम किस तरीके से आसान कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना के। यानी कि एक एजेंट की कॉपी बना के उसी के इंस्ट्रक्शंस, टूल्स और मॉड्यूल सेटिंग के साथ, मतलब हर चीज हमें दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक एजेंट को क्लोन करके हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं या उसके नेम में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छा, कहते हैं यहाँ पर क्लोनिंग। हेलो, यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है जी। कि सर ने कितने टॉपिक्स कवर करवाए थे हमारे पास क्लास में। सर ने हमें एजेंट्स के अंदर से टॉपिक कवर करवाए थे, क्लोनिंग, टूल चॉइस, रीसेट टूल चॉइस, और बीच बीच में सर ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे जैसे पैरेलल टूल कॉल्स या मैक्स टर्न्स, जो क्विज के लिए इंपॉर्टेंट थे। और बाकी टूल्स के टॉपिक के अंदर से सर ने करवाया था हमें नेम ओवरराइड और डिस्क्रिप्शन ओवरराइड और इस इनेबल। ये सब चीजें सर ने लास्ट क्लास में कवर करवाई थी। ठीक है, आप समझाओ अपना ये टॉपिक। ठीक है, अभी हम क्लोनिंग कंटिन्यू करते हैं। यानी कि क्लोनिंग को हम एसडीके में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक कॉपी बना ली हमने एग्जिस्टिंग एजेंट जो है हमारा, उसके अंदर सेम ही मॉडल हो, सेम टूल्स हो, सेम लॉजिक हो, लेकिन हम उसको नए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कुछ छोटे बहुत थोड़े बहुत चेंजेस करके ना। मतलब हमें पूरा स्क्रैच से नया एजेंट बनाना नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो हम इसको कोड के जरिए देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, मैंने ना सेटिंग्स करके रखी हुई थी कि हमारा टाइम सेफ रहे। तो हम यहाँ से अपना कोड स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने क्या करा है यहाँ पे, एक बेस एजेंट बना लिया है। ठीक है। अब बेस एजेंट के लिए मैंने उसको नेम डिफाइन कर दिया, इंस्ट्रक्शंस कर दिए, मॉडल कर दी। अभी फिलहाल के लिए टूल चॉइस वाले ये चीज मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये हम आगे जाके अभी समझते हैं। अभी बेसिक क्लोनिंग पहले समझते हैं। ये हमारा एक एजेंट बन गया है। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा सिंपल एजेंट है। लेकिन अगर हम ये इसको रन करना है तो हम अपना बेस एजेंट को रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं बेस एजेंट, और इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देते हैं इसको हम, हेलो। ठीक है। तो ये तो हमारा एक देखें सिंपल एजेंट है, बेस एजेंट। अब इस बेस एजेंट से मैं चाहती हूँ कि मैं और भी एजेंट्स बना लूं। तो वो जो है हम क्लोनिंग के जरिए बना सकते हैं। अब उसका ये तरीका है कि यहाँ पे मेरा एक बेस एजेंट है, अब मैं चाहती हूँ मैं दूसरा एजेंट बना लूं, तो मैं यहाँ पे क्रिएटिव एजेंट के नेम से एक और एजेंट बना रही हूँ। ठीक है। जी जी सही है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ये लिख दिया है डॉट क्लोन का। तो अब ये देखें कि यहाँ पर जब मैंने क्रिएटिव एजेंट लिख के, यहाँ पे एजेंट नहीं आएगा, सॉरी, जो हमारा पहले वाले एजेंट का नाम है बेस एजेंट, ये। तो अब इस क्रिएटिव एजेंट के अंदर जितनी भी बेस एजेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो सब क्लोन हो जाएंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम पहले इसको चेक भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद और चीजें ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे बेस एजेंट दिया हुआ है और बेस एजेंट के इंस्ट्रक्शंस और ये सब आपको पता है। लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ और मैं इसको क्रिएटिव एजेंट कर रही हूँ। यस, इंटरनेट इश्यू।
तो ये देखें अब रिस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, सॉरी मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है। आप अपना माइक। अच्छा, 2 मिनट में सेटिंग करता हूँ। जी। अब स्टार्ट करें। देखें यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, हमने क्रिएटिव एजेंट को कुछ भी नहीं करा, सिर्फ उसके अंदर बेस एजेंट को क्लोन कर दिया है। तो जो भी सब इंस्ट्रक्शंस थे, हमने बेस एजेंट को इंस्ट्रक्शन पास किया था कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हैं, तो वही इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएटिव एजेंट के पास भी पास हो गया। हमने अपनी तरफ से कुछ नई एडिशन नहीं करी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको क्रिएटिव एजेंट जो हमने बनाया है इसका नेम चेंज करें या इंस्ट्रक्शंस इसमें कुछ और ऐड करें, बेस एजेंट वाली ना हो, या हम मॉडल सेटिंग्स में कुछ डिफरेंस रखें दोनों में, तो वो हम एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको नेम भी दे सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्रिएटिव एजेंट को उसका नेम नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो बेस एजेंट है उसी का नाम ओवरराइड कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको, हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर बेस एजेंट्स के पास कोई टूल्स होंगे तो क्या वो हमारे क्रिएटिव एजेंट में भी ट्रांसफर होंगे टूल्स या नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में होते हैं। तो वो शेयर रेफरेंस होता है। तो हर किसी के पास, हर एजेंट के पास वो लिस्ट शेयर होती है टूल्स की। अब इसी तरीके से अगर हम अपने बेस एजेंट में कोई नया टूल अपेंड करते हैं डॉट अपेंड का मेथड लगा के, तो जो हमारा क्रिएटिव एजेंट होगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी वो चीज अपेंड हो जाएगी, यानी कि वो टूल उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दोनों एजेंट्स के लिए अलग अलग टूल्स रखने हैं तो हम क्रिएटिव एजेंट के अंदर अपने अलग टूल्स की लिस्ट पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एजेंट के नेम, इंस्ट्रक्शंस, मॉडल सेटिंग्स वो सब तो सेम ही रहेंगी, लेकिन टूल्स अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। मैंने इसको नेम और अच्छा, इंस्ट्रक्शंस ये यहाँ दे पर दिए हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हमारे पास जो पहला एजेंट है उसके अंदर हम जो है ना, जितने भी मतलब पैरामीटर पास करते हैं, सेम इसके अंदर भी वही हम पास कर सकते हैं। जी, हम सेम भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। और अगर हम चाहें अलग या कुछ चेंजेस तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसमें टूल्स, बेस एजेंट में टूल्स नहीं है और हमें क्रिएटिव एजेंट में टूल्स पास करने हैं, तो हम कर सकते हैं। थैंक्स। और क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब जी यहाँ पे जी। मैंने क्रिएटिव एजेंट्स को नेम और इंस्ट्रक्शंस अलग दे दिए हैं और बेस एजेंट के अलग हैं। ठीक है। लेकिन जबकि मैंने इसको क्लोन किया है तो मॉडल सेटिंग्स, उसमें मॉडल है वो क्लोन हो जाएगा। अब पहले हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अब हम अपना प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, यू आर अ क्रिएटिव असिस्टेंट दैट राइट्स पोएम्स एंड स्टोरीज। तो देखें यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे एक पोएम जो है वो सोनेट हमें रिस्पॉन्स में मिल गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने क्रिएटिव एजेंट बना लिया अपना।
उसको हमने अलग नेम और इंस्ट्रक्शंस दे के भी चेक कर लिया कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। हमने बेस एजेंट की प्रॉपर्टीज भी के साथ भी चेक कर लिया और अलग से भी करके देख लिया। अब हम अपने कोड में टूल्स ऐड करके देखते हैं कि फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने ये सब पहले से इसलिए करके रख लिया था कि हमारा टाइम सेफ रहे और समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखें यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं दो टूल्स, दो फंक्शन टूल्स हैं। फंक्शन टूल्स को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास दो फंक्शन टूल्स आ गए हैं। अब ये दोनों फंक्शन टूल्स जो हैं हमारे, वो बेस एजेंट में हम इसको पास करते हैं। एक मिनट, हम इसको अपना प्रॉम्प्ट जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है व्हाट इज वेदर ऑफ कराची। इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पे, एक मिनट, आपने टूल्स को टूल्स में सॉरी, मैं टूल्स पास करना भूल गई थी, सॉरी। जब मैंने टूल्स बेस एजेंट के पास पास करे हैं तो वो ही हमारे क्रिएटिव एजेंट में भी पास होने चाहिए। तो देखें यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे कराची का वेदर जो है उन्होंने टूल कॉल करके हमें दे दिया है, द वेदर इन कराची इज सनी, जो हमने फंक्शन टूल में पास किया था। ठीक है, तो आपको ये समझ सही आया। हो गए। अब अगर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट इसको, अब अगर मैं प्रॉम्प्ट में कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन करूंगी तो हमारा कैलकुलेटर वाला टूल कॉल हो जाएगा। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो टूल्स हमारे बेस एजेंट में होंगे वो ही क्रिएटिव एजेंट में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई टूल अलग से चाहिए तो हम क्रिएटिव एजेंट में उसकी टूल्स की लिस्ट अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर दें, एक एजेंट उसमें पास कर दें इसमें। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि एक एजेंट उसमें पास कर दें, एक एजेंट जो है ना जी क्रिएटिव जी, एजेंट में एक पास टूल कर दें आप ताकि हमें पता कैलकुलेटर वाला चले। कह रहे हैं ना? जी जी सही है। ये सही है। हाँ ठीक है सही। अब देखें मैंने यहाँ पे एजेंट जब कॉल किया है तो वो क्रिएटिव एजेंट ही किया है, और टूल्स में कैलकुलेटर वाला टूल है। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। अभी भी हमारा वेदर वाला टूल ही कॉल हुआ है। ओ सॉरी, ये देखें हमने प्रॉम्प्ट तो चेंज किया नहीं है।
तो अब हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है। 4 + 4 इज 8। जो भी सही हो चीज गया। बेस एजेंट में होगी वो हमारे जितने भी हम उससे मल्टीपल एजेंट्स बनाना चाहें उसमें ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाएंगी डॉट क्लोन करके। और हमें जो भी चीज और उसमें चेंजेस करनी है या कुछ मॉडिफाई करना है तो वो हम कर सकते हैं। और ये टूल्स वगैरह भी हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिए। आप क्लोनिंग क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें आगे। जी जी। ठीक है। तो जी हम नेक्स्ट इसी को टॉपिक। जी टूल चॉइस का टॉपिक है जो सर ने हमें क्लास में कवर करवाया है क्लोनिंग के बाद। ठीक है। तो हम इस कोड में ही अपने टूल चॉइस को भी कवर कर लेंगे। बेसिकली टूल चॉइस जो है वो मैं आपको पहले ये खोल लेती हूँ। देखें ये माई डॉक्यूमेंट, ये हमारी जो रिपोजिटरी है मैंने वहां पे ये ओपन कर लिया है टूल चॉइस। तो टूल चॉइस जो है वो हमारी मॉडल सेटिंग्स के अंदर हम उसको सेट करते हैं। या तो हम टूल चॉइस को 3 तरीके से सेट कर सकते हैं। हम उसको ऑटो पे रख सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। जब हम अपने टूल चॉइस को ऑटो कर लेंगे तो फिर उस वक्त जो हमारा एजेंट होगा वो डिसाइड करेगा प्रॉम्प्ट देखते हुए कि उसे टूल कॉल करना है कि नहीं करना। और जब हम अपना टूल चॉइस रिक्वायर्ड करेंगे तो फिर चाहे हमारे इंस्ट्रक्शंस में या प्रॉम्प्ट में टूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या ना हो, एजेंट टूल लाजमी कॉल करेगा क्योंकि हमने उसको रिक्वायर्ड रखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम टूल चॉइस नन कर लेंगे तो एजेंट टूल कॉल नहीं करेगा। चाहे हम उसे प्रॉम्प्ट भी दें या इंस्ट्रक्शंस में भी पास करें तो भी टूल कॉल नहीं होगा। वो टूल बेसिकली एजेंट को नजर ही नहीं आएगा। तो ये टूल चॉइस होती है जो हम मॉडल सेटिंग्स के अंदर जाके करते हैं। अच्छा, मॉडल सेटिंग्स को हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक फोटोग्राफर अपने कैमरे को एडजस्ट करता है एक अच्छी फोटो लेने के लिए, तो इसी तरीके से हम अपने एजेंट के ब्रेन को किस तरीके से उसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं तो कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसकी सेटिंग्स जो हैं वो ये सब है। अब हम इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अभी मैं क्रिएटिव एजेंट वाला जो ये है इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। हमारे पास इधर कोड में अभी दो टूल्स हैं, दो फंक्शन टूल्स हैं, एक है वेदर का और एक है कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मॉडल सेटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट है ये, ठीक है। और मैंने बेस एजेंट रखा हुआ है और यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज वेदर ऑफ दिया है। और टूल चॉइस मैंने ऑटो रखी हुई है। टाइम शॉर्ट है इसीलिए। तो देखें यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, द वेदर इन कराची इज सनी। यानी कि जैसा हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया उस हिसाब से एजेंट ने टूल चेक करा, हमारे पास होगा तो उसने उस टूल को कॉल करा और हमें रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टूल चॉइस को रिक्वायर्ड कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना करूं जो टूल से रिलेटेड हो, मैं इसको प्रॉम्प्ट पास करती हूँ, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट पास किया है इसे।
अब भी इसको रन करके देखते हैं। तो देखें यहाँ पे जो हमें रिस्पांस मिला है, रिस्पांस आया है आई एम डूइंग वेल, द वेदर इन लंदन इज सनी। यानी कि हमने उससे कुछ टूल के रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे टूल चॉइस रिक्वायर्ड थी। तो ये तो मस्ट है कि एजेंट जो है वो टूल कॉल करेगा ही करेगा। ठीक है। तो चाहे वो टूल से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट हो या ना हो, या अगर हम इंस्ट्रक्शंस में भी टूल से रिलेटेड कुछ पास कर दें और प्रॉम्प्ट में ना करें, तो भी जो है वो रिक्वायर्ड है तो वो करेगा ही करेगा। अब हम टूल चॉइस को करते हैं नन, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करते हैं अपने टूल के रिलेटेड, कि हमें पता लगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। हम करते हैं व्हाट इज सम ऑफ 4 प्लस 4। अब रन करते हैं। यहाँ पे तो इसने हमें टूल कॉल कर दिया है, द सम ऑफ 4 + 4 = 8, जबकि इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि हमने टूल चॉइस नन की भी है। एक मिनट, हम वेदर वाला प्रॉम्प्ट भी पास करके देखते हैं ताकि फिर हमें पता लग जाए हमारी कहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ पे टूल कॉल नहीं हुआ वेदर का, वो इसलिए क्योंकि हमने टूल चॉइस को तो नन रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आया है आई डोंट हैव रियल टाइम एक्सेस टू लाइव वेदर डेटा। अब वापस से हम एक बार कैलकुलेटर वाला भी करके देखते हैं कि उसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कॉल, अच्छा, ये जो है ना सिंपल ऑपरेशन है, तो इसलिए शायद उसको पता सिंपल होगा। पाइथन फंक्शन है इसीलिए कॉल हो रहा है जी। ये जो मैं सिंपल है इसको, इसलिए शायद हो रहा है। जी जी, और वो उससे हमें वैसा डेटा चाहिए वेदर वाला, इसलिए वो टूल कॉल नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट ये तो चीज हमें कंफर्म हो गई है कि जब हम टूल चॉइस नन रखेंगे तो टूल कॉल नहीं होगा। ठीक है। सही है। ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज जो है, टूल चॉइस के साथ हमारे पास एक और चीज होती है, जो होती है रीसेट टूल चॉइस। रीसेट टूल चॉइस जो है वो बैकग्राउंड में ही काम कर रही होती है। कि जैसे रीसेट टूल चॉइस जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। अब जैसे कि हम ने जो है अपना एजेंट रन किया, ठीक है, और वो हमें हमने उसको को प्रॉम्प्ट दिया, उसने हमें रिस्पांस दिया और एजेंट जो है फिर वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो इस तरीके से तो इनफाइनाइट लूप जो होता है वो रिस्पॉन्स तो हमें मिलता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो इनफाइनाइट लूप जो चल रहा होता है बैकग्राउंड पे, उसको जो स्टॉप करता है वो रीसेट टूल चॉइस है। तो वो जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। अगर हम रीसेट टूल चॉइस को फॉल्स कर देते हैं, जो बैकग्राउंड पे ही होता है, तो जो है हमारा एजेंट वो इनफाइनाइट लूप में रन होता रहता है, होता रहता है। तो फिर वो स्टॉप नहीं होता है। इसी तरीके से मॉडल सेटिंग्स के अंदर पैरेलल टूल कॉल्स होता है। यानी कि हम एक ही वक्त में टूल्स को मल्टीपल टूल्स को कॉल कर सकते हैं। और अगर हम पैरेलल टूल कॉल्स जो है, यहाँ पे ये देखें, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तो जब हम एक ही वक्त में करेंगे तो वो सारे टूल्स कॉल कर लेगा। लेकिन जब हम पैरेलल टूल कॉल्स को फॉल्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जो भी टूल्स हैं वो वन बाय वन कॉल होते जाएंगे, वन एट अ टाइम। ठीक है।
सही होगा। बाकी अ, फ्री- बाकी टॉप के ये सब जो है मॉडल सेटिंग्स के अंदर टेम्परेचर, ये सब जो है हमारे जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करते हैं। और फ्रीक्वेंसी पेनल्टी जो है वो अवॉइड करता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को। अब इसके बाद हमारा एक है मैक्स मैक्स टर्न्स, जो सर ने कहा था इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे, अच्छा देखें, यहाँ पे जो हमारा एजेंट है वहां पे टूल कॉल हो रहा है, इसको पहले मैं रिक्वायर्ड करती हूँ, फिर पता लगेगा। अच्छा, मैक्स टर्न्स जो हैं वो हमारे रनर के अंदर पास होती हैं। मॉडल सेटिंग्स में हम मैक्स टर्न्स की भी कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे थे ना, डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा। लेकिन मैक्स टर्न्स जो है वो रनर के अंदर है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि एजेंट को कितनी दफा कॉल करना है, क्या करना है, ये सब वहां पे हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमारा एक एजेंट है, और हमने एजेंट के अंदर टूल पास किया हुआ है गेट वेदर का, और हमने टूल चॉइस को करा हुआ है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जब हम प्रॉम्प्ट देंगे वो एलएलएम के पास जाएगा, फिर एलएलएम से एलएलएम उस प्रॉम्प्ट देखेगा, फिर टूल कॉल होगा, फिर टूल से वापस रिस्पॉन्स एलएलएम के पास आएगा। तो इस टर्न्स में एलएलएम काउंट जो है वो 1 से ज्यादा हो गया, लेकिन हमने मैक्स टर्न्स 1 रखी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने टूल चॉइस भी रिक्वायर्ड रखी हुई है, यानी कि टूल कॉल होगा ही होगा। मैंने यहाँ पे गेट वेदर का टूल कॉल किया हुआ है, इधर भी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट इसका चेंज करती हूँ, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ गया। मुझे बेसिकली ये एरर ही शो करवाना था, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि जब मैक्स टर्न्स हमने कम रखी हुई है और एलएलएम का जो है पहले एलएलएम के पास रिस्पांस गया, फिर उसने टूल कॉल किया, फिर टूल से रिस्पांस एलएलएम के पास गया, फिर हमारे पास रिस्पांस आ रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं, और मैक्स टर्न्स तो हमने सिर्फ 1 रखी हुई है कि कितनी टर्न्स हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो जब टर्न्स ही कम है तो हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है, वहां पे एरर रेज हो रहा है मैक्स टर्न्स एक्सीडेड का। तो एमसीक्यूज में हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैक्स टर्न्स हमारे पास कम हो तो कौन सा एरर रेज्ड होगा। तो ये वाला एरर जो है वो रेज्ड होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपनी मैक्स टर्न्स को 3 कर दें, या अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से, या हमने जितने टूल्स कॉल करे में उसके हिसाब से मैक्स टर्न्स को कर लें, तो फिर हमारा ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जी जी क्लियर है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी क्लियर है। ठीक है, तो अब मैक्स टर्न्स को मैं यहां से हटाती हूँ पहले। अच्छा, अब हमारे जो एजेंट्स के टॉपिक थे, मैं वो खोल लूँ, डॉक्यूमेंटेशन जो सर की थी, ये देखें। इसमें से टूल यूज बिहेवियर जो है वो सर ने अभी हमें कवर नहीं करवाया क्लास में, क्योंकि सर ने ये कहा है कि जब वो टूल का आगे डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तो उसमें टूल यूज बिहेवियर कवर हो जाएगा। बाकी हमने ये सब चीजें जो है कवर कर ली हैं। क्लोनिंग भी हो गई, अभी टूल चॉइस भी हो गया, पैरेलल टूल कॉल्स। अच्छा, टेम्परेचर जो है, जो हमारा जेमिनाई है इसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 2 है, 0 से लेकर 2 तक। जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो हमारे पास जो एलएलएम का रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। यानी कि
बिल्कुल क्रिएटिव आंसर वो हमें देता है। लेकिन जिस जिस तरीके से हम अपना टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, उसी वैसे वैसे जो हमारा एलएलएम का रिस्पॉन्स है वो रैंडम होता जाता है। और हम अपना टेम्परेचर अगर नॉर्मल रखेंगे, जैसे 0.4 टू 0.6, तो वो हमें नॉर्मल रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो ये भी मैंने एक चीज क्लियर कर दी टेम्परेचर के लिए। और रीसेट टूल चॉइस भी मैंने बता दिया था, जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड पे काम कर रहा होता है। ठीक है। तो ये सारे एजेंट्स के टॉपिक थे। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूल्स के। टूल्स में अ, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं, ये रहे। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट पड़ गए। 5 मिनट। ओके, मैं जल्दी जल्दी इसमें कवर करवा देती हूँ, इतना ज्यादा है भी नहीं। देखें, फंक्शन टूल के अंदर जो हमने अपना फंक्शन का नाम बनाया हुआ है गेट वेदर। अभी जब हम टूल कॉल कर रहे हैं, तो जो गेट वेदर का फंक्शन का जो हमारा नाम है वो ही हमारे टूल का नाम है। ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से है, जब मैं टूल कॉल कर रही हूँ तो मैं कैलकुलेटर और गेट वेदर ही कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फंक्शन का नाम अलग रखूं और मैं अपने टूल का नाम अलग रखूं, तो वहां पे हमें एक चीज पास करनी होती है, उसको हम कहते हैं नेम ओवरराइड। यानी कि जब मैं नेम ओवरराइड कर दूंगी, अभी मैंने इसका फंक्शन का अपना नाम रखा हुआ है गेट वेदर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस फंक्शन का अपना नाम रख देती हूँ F1। और मैं यहाँ पे नेम ओवरराइड में गेट वेदर कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो अब मेरे फंक्शन का नाम हो गया, वो मैंने ओवरराइड करके यहाँ पे गेट वेदर कर दिया। लेकिन सॉरी, जो मेरे टूल का नाम हो गया वो गेट वेदर है, और जो मेरे फंक्शन का नाम है वो F1 है। तो बेसिकली बस यहाँ पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेम ओवरराइडिंग का। ठीक है। तो इ- इसमें ये डिफरेंस है कि जब हम नेम ओवरराइड का पैरामीटर दे के टूल का नाम पास। अच्छा, हमने पहले जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे वो मैंने लिस्ट शेयर की थी ना। अब डिस्कस करें टूल्स के। वो ये है नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड और इस इनेबल्ड। तो लास्ट फ्राइडे में क्लास का। अच्छा, एक मिनट में देखती हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है। ठीक है। तो ये देखें, ये जो टॉपिक्स हैं कुछ, ये स्टार्टिंग में ऊपर हैंड ऑफ के अंदर जो है वो हैंड ऑफ की सारी डिटेल्स हैं। रनर के अंदर अभी मैक्स टर्न्स तो हमने देख ही लिया था, कॉन्टेक्स्ट भी हम देख चुके हैं, कस्टम रनर सर बताएंगे अभी। और टूल्स भी हम वैसे तो कवर कर ही चुके हैं, लेकिन ये कुछ क्विज के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर ने लिस्ट में शेयर की हुई हैं, जैसे नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड और इस इनेबल्ड। ये तीनों चीजें हम अभी कवर कर लेते हैं, इजी हैं। ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे में क्लास का टाइम एंड हो गया था, तो फिर सर ने कहा था कि वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और बाकी इससे पहले जो हमने सब कवर किया है वो एजेंट के टॉपिक्स सब कवर कर दिए थे। ठीक है। तो अब हम इसको कोड से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि इजीली जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने टूल के अंदर, फंक्शन टूल के अंदर यहाँ पे नेम ओवरराइड का एक पैरामीटर पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपना जो टूल का नेम था वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मेरे फंक्शन का नेम है। तो सिंपल नेम ओवरराइडिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से हम पहले अपना फंक्शन का नेम जो है वो यहाँ पे गेट वेदर रख रहे थे और वही हमारा टूल का नेम कॉल हो रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम इस तरीके से फंक्शंस के नेम रखते जाएं F1 F2 F3, और टूल्स के जो नेम है वो पैरामीटर्स में उनके टूल्स के हिसाब से पास करते जाएं, तो हम इस तरीके से नेम ओवरराइडिंग कर सकते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था नेम ओवरराइडिंग का। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड का। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन ओवरराइड क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन पास करते हैं, यहाँ पे मैंने पास की हुई है। ये एक वेदर का टूल है और ये रिटर्न करेगा हमें इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफाई सिटी की। ठीक है। ये हमने इसको डिस्क्रिप्शन दे दी, इससे हमें पता लग जाता है कि भाई हमारा टूल
क्या काम करेगा, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेकिन अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन ओवरराइड जो है वो यहाँ पे भी इस पैरामीटर के अंदर पास कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने पास कर दिया गेट द करंट वेदर इन अ सिटी, ये भी डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हमारे पास ये डॉग स्ट्रिंग में जो डिस्क्रिप्शन पास हुई हुई है और पैरामीटर में डिस्क्रिप्शन पास हुई हुई है, तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन कंसिडर की जाएगी इन दोनों में से, वो फर्स्ट पे पैरामीटर वाली की जाएगी। जबकि अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ना भी दें, हमने डॉग स्ट्रिंग में पास की भी है। तो बस ये एक छोटे छोटे से दो तीन कॉन्सेप्ट हैं टूल्स के अंदर से, कि डिस्क्रिप्शन ओवरराइड क्या होती है। एक पैरामीटर होता है जो हम टूल के फंक्शन टूल के अंदर इस तरीके से पास कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपने टूल का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। नेम ओवरराइड भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था अच्छा, हमारे पास। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है। जी बोलें। जी जी, आप क्वेश्चन करें। हम जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओवरराइड ऐड कर रहे हैं, जी, इसके साथ ही हम जो है नेम पास कर सकते हैं। ओवरराइड भी कर सकते हैं, जी जी कर सकते हैं, हम यहाँ पे नेम ओवरराइड भी कर सकते हैं पास। दोनों साथ। जी जी, दोनों साथ भी कर सकते हैं पास। ठीक हो गया, ताकि कोई इसमें आ जाए तो फिर पता तो चले। जी, देखें मैंने यहाँ पे मैंने अभी नेम मीनिंगफुल नहीं रखा, इसलिए इस तरीके से वार्निंग आ रही है, क्योंकि ये वेदर का टूल है, ठीक है। तो बाकी हम इस तरीके से दोनों को एक साथ पास कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल टूल था, इसके अंदर मैंने आपको नेम ओवरराइड और डिस्क्रिप्शन ओवरराइड दोनों बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास टूल के अंदर एक और चीज आती है, इस इनेबल्ड। यानी कि इस इनेबल्ड क्या करता है, वो ये देखता है अगर तो इस इनेबल्ड है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है। जब इस इनेबल्ड हम टूल के अंदर ट्रू रखते हैं बाय डिफॉल्ट, तो जो हमारा टूल है वो एलएलएम को नजर भी आता है और वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से उसको कॉल भी कर देता है। लेकिन अगर इस इनेबल्ड ही फॉल्स हो जाएगा, तो वो जो हमारा टूल होता है वो एलएलएम को नजर ही नहीं आता। तो ये इस इनेबल का कॉन्सेप्ट है। अब जिस तरीके से हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, तो कॉन्टेक्स्ट के जरिए हम यूजर का डेटा पहले पास कर देते थे, क्लास बनाते थे और ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो यूजर का डेटा हम इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के जरिए दे देते थे। तो हम जरूरी नहीं है इस इनेबल्ड में ट्रू या फॉल्स ही पास करें, हम इस इनेबल्ड में इस तरीके से भी पास कर सकते हैं कि अगर तो जो यूजर है वो एडमिन हो, तो ही आप जो है हम यहाँ पे एक फंक्शन टूल बना सकते हैं डिलीट का, ठीक है। तो अगर यूजर एडमिन है तो ही आप वो डिलीट हो सकता है टूल, वरना नहीं हो सकता। तो इस इनेबल्ड में हम अपनी मर्जी से ये चॉइसेस भी रख सकते हैं, मतलब किस तरीके से उसको इनेबल करना है, तो वो हम बस चॉइस रखते हैं, ठीक है। इस इनेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, अगर हम उसको फॉल्स कर लेंगे तो हमारा जो टूल है वो एलएलएम को नजर नहीं आएगा, वो उसको कॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने अपने कोड में हम बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने कोड को एडजस्ट करें, तो हम उसके अंदर इस इनेबल को उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, उसका कोड यहाँ पर सर ने कराया था कहीं नहीं? नहीं, सर ने उसकी बस एक छोटी सी जो है वो सर ने ये बताया था कि बड़ी एप्लीकेशन में हम उसको यूज कर सकते हैं, और एक डिलीट का कोड सर ने जो है टूल बस वो लिख के दिखाया था उसको, हमने और वैसे पूरा डिटेल में उस टॉपिक को नहीं किया था, क्योंकि टाइम एंड हो रहा था ना, ये लास्ट ही टॉपिक किया था। सही है, तो अब हमारे पास कितने टॉपिक्स रह गए हैं? टूल्स के अंदर हमारे पास, मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। टूल्स के अंदर हमारे पास है फेलियर एरर फंक्शन और एजेंट एस टूल। ये भी हम कर चुके हैं, वो सर ने क्विज के हिसाब से लिस्ट बनाई हुई है, तो सर ने अभी हमें ये तीन टॉपिक्स टूल्स के अंदर से लास्ट क्लास में कवर करवाए थे। सही है, तो ये लिस्ट आप सेंड कर देना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, अभी हमने जो अ, और भी जो सर ने क्विज के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्लास में की थी, उसमें यही था, सर ने ये बताया था कि हम कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है।
ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हम क्विज की प्रिपरेशन करें कहाँ से, क्योंकि रिपोजिटरी भी है और हमारे पास एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। तो सर हमजा ने ये गाइड किया है कि हम जो है वो अपनी रिपोजिटरी से भी कवर करें स्टेप्स को। यहाँ से जो हमारे पास कोड की एग्जांपल्स हैं, हम उस एग्जांपल्स को, हर एग्जांपल को ट्राई करें, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करें। जब हम चेंजेस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई ये चेंज करने से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है, या हम इसको कोड को इस तरीके से चेंज करें तो क्या रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन हर टॉपिक जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन से भी पूरा कवर करना है, रिपोजिटरी से भी करना है। साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी एसडीके की, उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे ये मेरे खोली भी थी एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन। देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल्स हैं। सर ने ये भी कहा है कि हम इस एग्जाम्पल्स के अंदर से भी क्विज की प्रिपरेशन करें। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सर ने बताया है वो है हमारे पास एक्सेप्शंस। ये रहा, यानी कि एक्सेप्शंस का है एरर। कौन सा मतलब हम, ये देखें एक्सेप्शंस में क्या है कि हमें ये पता लगे कि हमारे कोड में कौन सी मिस्टेक पे कौन सा एरर रेज हो रहा है। तो ये जैसे अभी हमने देखा भी था मैक्स टर्न एक्सीडेड का एरर किस वक्त आता है, तो वो तो हमारी चीज क्लियर हो गई इस तरीके से। ये अलग अलग एरर्स के नेम्स हैं, रन एरर, डिटेल, एजेंट्स, एक्सेप्शंस। तो ये सब सर ने कहा था, ये हम गार्डवेल में कर चुके हैं। ट्रिप वायर ट्रिगर्ड का एरर कब आता है, तो ये बस ये सर ने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देखना है। और बाकी अब हमारे पास टोटल क्या चीजें हो गई, रिपोजिटरी हो गई, एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और उसमें एग्जाम्पल्स हो गई, और एक ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे पास तीन चीजें हैं जिससे हमें क्विज की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। ठीक है, उसके और बाद आज की क्लास, जी, सर ने कोई असाइनमेंट वगैरह दी थी? नहीं सर ने कोई असाइनमेंट तो लास्ट क्लास में नहीं दी थी। क्विज की प्रिपरेशन ही करनी है हमें। ठीक है। सर ने ये कहा था कि वो लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्लास में ही क्विज लेंगे हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो अभी हमें कोई असाइनमेंट तो नहीं मिली, बस क्विज की प्रिपरेशन करनी है। तो सर हमजा क्लास में प्रिपरेशन क्विज लेंगे हमारा फ्राइडे स्टूडेंट्स का। सही है। और सर जो है वो क्लास में हमें आगे का कंटेंट भी कवर करवाएंगे। ओके, सो क्लास के टॉपिक कवर हो गए होंगे सारे। जी, अब जो आज हमने टॉपिक्स करे हैं एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लोनिंग क्या था। क्लोनिंग बेसिकली जो है वो डुप्लीकेट बनाना, यानी कि एक एजेंट बनाने के बाद उसी की कॉपी बना के हम मल्टीपल एजेंट्स में यूज कर सकते हैं। इससे हमारा काम बहुत इजी शॉर्ट टाइम में हो जाता है। क्लोनिंग में जब हम करते हैं तो हम जो अपना न्यू एजेंट बनाते हैं उसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो जो हमारा बेस एजेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज को भी ना चेंज करें, वो भी रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया था पैरेलल टूल कॉल्स, ये छोटे छोटे अच्छा, मॉडल कोड सेटिंग्स की। कोड शेयर करें, कोड दिखाएं। कोट कोट अ, एक मिनट, मेरी स्क्रीन पे ये जी जी, सही है। सही। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा था टूल चॉइस, उसको हम ऑटो, रिक्वायर्ड और नन रख के चेक करा था हमने कोड में कि किस तरीके से रिस्पॉन्स में चेंजेस आ रही थी। ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है, प्रॉम्प्ट देख के जो है एलएलएम हमारा रिस्पॉन्स करेगा। और रिक्वायर्ड जब हम टूल चॉइस कर लेते हैं तो टूल जो है वो मस्ट कॉल होगा, वेदर हम उसमें प्रॉम्प्ट में पास करें कुछ टूल से रिलेटेड क्वेश्चन या नहीं करें, या इंस्ट्रक्शन में पास करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टूल मस्ट कॉल होगा। और जब हम टूल चॉइस नन कर देंगे तो टूल जो है वो कॉल नहीं होगा। ये सब जो है हमने मॉडल सेटिंग के अंदर टूल चॉइस देखी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रीसेट टूल चॉइस को, जो बाय डिफॉल्ट जो है ट्रू होता है और वो जो है इनफाइनाइट लूप को रोकने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। रीसेट टूल चॉइस के बाद हमने कुछ टॉपिक्स टूल्स के कवर किए हैं, जैसे ये छोटे छोटे नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, जो हमारे क्विज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इफ इनेबल्ड,
बाकी टेम्परेचर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि जब टेम्परेचर की जो जेमिनाई में लिमिट है वो 0 से लेके 2 तक होती है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना क्रिएटिव रिस्पांस मिलता है, और जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना ही रैंडम रिस्पांस हमें मिलता है। बाकी मैक्स टर्न्स हमने देखी थी, रनर में मैक्स टर्न्स क्या करती हैं, और अगर हम मैक्स टर्न्स कम रखते हैं या एलएलएम को ज्यादा टर्न्स रिक्वायर्ड होती हैं तो फिर हमारा कौन सा एरर रेज होता है, ये सब हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है।